हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। चलिए, तो जितने भी छूटे हुए करंट अफेयर है इस पूरे वीक के, जितने इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, जो कि जुड़ा हुआ है इंडिया का सबसे पहला जीनोम एडिटेड राइस से। जी हाँ, भारत बन चुका है पहला ऐसा देश जिसने अपने यहाँ पर जीनोम एडिटिंग करके राइस की वैरायटी को डेवलप किया है। और ये पहला ऐसा हुआ है क्योंकि पहली बार जीनोम एडिट करके राइस को डेवलप किया गया है। तो पहला जो वैरायटी है दैट इज DRR धान 100, जिसे हम कमला के नाम से जान रहे हैं। दूसरा है पूसा DST राइस 1। ये दोनों ही वैरायटी राइस की वैरायटी है जो कि जीन एडिटिंग करके बनाई गई है। राइट, जीन इंजीनियरिंग करके डेवलप की गई है। ऐसा करने वाला भारत पहला बन चुका है। तो आपको ये याद रखना है। कौन सी एडिटिंग टेक्निक का जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? क्रिस्पर Cas9 इसका यूज किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि कुछ इस तरीके से जीन्स आपको पहले नजर आ रहे होते हैं, बाद में जहां से वेरिएशन ट्रेस किया जाता है कि यहाँ से कुछ अच्छा वेरिएशन हो रहा है, उसी को कट करके वहां पे हम उतना पोर्शन कुछ नए जिस तरीके के हमें वैरायटीज चाहिए, लाइक ये वाली जो राइस की वैरायटी है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, काफी जल्दी ग्रो करने वाला है। तो ये सारी क्वालिटीज इस जीन में हम एडिट करके बनाते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर ही हम उस नए वाले जो पोर्शन है, एडिटेड वाले जीन को वहां पे एड ऑन कर देते हैं और इससे हमारी जो नई वैरायटी है वो बनके तैयार हो जाती है, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। राइट, इसे किसने डेवलप किया है? इसे डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है? मैंने यहाँ पर बताया क्रिस्पर Cas9। आप एक तरीके से सीजर को इमेजिन कर सकते हो। सीजर के थ्रू उस जीन को कट किया, जहां से हमें चेंजेस करने हैं वहां से दूसरा हमने एडिटेड जीन वहां पर अप्लाई किया और नई वैरायटी वहां से डेवलप हो गई। तो आपसे सवाल ये बन सकता है कि हाल ही में न्यूज में कमला और पूसा, ये दो चीजें थी, ये हैं क्या? तो आपको याद होना चाहिए कि ये जीनोम एडिटेड राइस की वैरायटीज है। ये नई राइस की वैरायटी है। डेवलप किसने किया? ICAR ने, ये मैंने बता दिया। बेस्ड ऑन पॉपुलर सांबा महसूरी, ऑलरेडी एक वैरायटी है राइस की सांबा महसूरी, जिसे हम BPT 5204 वैरायटी कहते हैं। लेकिन ये जो नई वैरायटी अब डेवलप हुई है जीनोम एडिटिंग करके, ये नई वैरायटी 19% ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करेगी। और जो पुरानी वैरायटी है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था ग्रो होने में, पर ये नई वैरायटी कमला और पूसा की ये 20 दिन पहले ही पक के तैयार हो जाएंगे। केवल 130 दिन का टाइम लगेगा इन्हें पूरी तरीके से ग्रो होने में। ये ज्यादा तेज ग्रो होंगे। साथ ही ये एनवायरमेंट में कम मीथेन गैस को भी रिलीज करेंगे। आप सभी को पता है कि चावल चावल को ग्रो होने में हमें कितना ज्यादा पानी देना पड़ता है, साथ ही हमें पूरा पैडी फील्ड बनाना पड़ता है, पानी पूरा भरना पड़ता है ना? तो उसके थ्रू क्या होता है, मीथेन गैस बहुत ज्यादा रिलीज होती है एनवायरमेंट में, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। बट इस वाली वैरायटी के लिए हमें कम पानी देना होगा, कम मीथेन गैस रिलीज होगा। तो किसने किसने डेवलप किया है ये मैंने बता दिया। साथ ही ये बेटर परफॉर्म करेगा इन टफ सॉइल कंडीशन, और ज्यादा फॉरेन DNA इसके अंदर कंटेन नहीं किया जाएगा। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ न्यू एडिटेड राइस। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको याद भी रखना है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, विच इज रिलेटेड टू चेनाब नदी। इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन अभी बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बीच में हुई हैं। कुछ टॉपिक्स पे मैंने वीडियो भी बनाया था, और कुछ चीजें जो हैं इसको हम एक बार अलग से सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन, बहुत सारी मिसाइल्स का जिक्र किया गया है। डेफिनेटली हमें उन पर चर्चा करनी जरूरी है। तो चेनाब रिवर के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने पानी रोक दिया था ना, आप सभी को याद होगा। तो इंडिया ने जो चेनाब नदी का पानी है उसे रोक दिया है। कहाँ से रोका है? एक डैम बना हुआ है चेनाब नदी पे, दैट इज बगलीहार डैम, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। उसके पानी को रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि आप सभी को पता है जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हुई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। उसके बदले क्या किया था? पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया था। राइट, तो उसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चेनाब नदी का पानी ही रोक दिया। चेनाब नदी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये वाली नदी, ये बहती हुई पाकिस्तान जाती है। राइट, ये यहाँ से ये इसका पूरा फ्लो बना हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी, बगलीहाट डैम उसी के ऊपर बना है, तो उसके पानी को रोक दिया।
इसलिए रोका है क्योंकि अगर रोक दिया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान का इरिगेशन, पाकिस्तान का इवन ड्रिंकिंग वाटर भी ये लोग फुल्ली चेनाब नदी, झेलम और इंदस इन तीनों नदियों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, इसलिए रोका गया है। चेनाब नदी 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से फॉर्म होती है, चंद्र और भागा। राइट एट टांडी इन लाहौर लाहौल स्पीति वाला जो एरिया है वहां पर चंद्र और भागा दोनों नदियां आपस में जुड़ती हैं और फॉर्म होती है चेनाब नदी। चंद्रा जो है चंद्र नदी ये चंद्रा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है बड़ा लाचला पास से जो कि ईस्टर्न एरिया में लोकेटेड है इस साइड पे। भागा जो है वो कहाँ से सूर्या ताल से ओरिजिनेट होती है जो कि इसी पास के वेस्टर्न डायरेक्शन में लोकेटेड है। इस तरीके से ये दोनों नदियां जब आपस में लाहौल और स्पीति वाला जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का वहां पर मिल करके चेनाब को फॉर्म करती है। कौन-कौन सी जगह से ये होकर के फ्लो करती है, तो इंडिया में आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो होते हुए ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एंटर करती है और वहां पर ये मीट करती है सतलुज रिवर से और बनाती है पंजनाद रिवर। पंजनाद रिवर आप यहाँ पे देखोगे। ये चेनाब नदी आ रही है, इधर से सतलुज आ रही है, दोनों आपस में मिले, यही वो जगह है जिसे हम पंजनाद कहते हैं। ठीक है, पंजनाद मतलब आप समझ रहे हो 5 नदियां जहां पर मिल रही हैं। साथ ही चेनाब नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी हैं? मरुसुधार रिवर, मियार नल्ला रिवर, भूत नल्ला, बिचलेरी, अनस, कलनाई ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी हो जाएगी? नीरू, तावी, नीरू, लिद्दरारी। डैम कौन-कौन से बने हैं चेनाब नदी पे? बगलिहार, एक मैंने बताया, सलाल डैम, दुलहस्ती, रैटल प्रोजेक्ट, पक्कल दुल, किरू प्रोजेक्ट, किश्तवाड़ प्रोजेक्ट। साथ ही अगर आप ऋग्वैदिक हिस्टोरिकल पीरियड में जाओगे, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो जो ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु का ज़िक्र किया गया है, उसमें चेनाब नदी का भी ज़िक्र किया गया है। और एक बैटल हुई थी हिस्टोरिक बैटल सिख वर्सेस अफगान्स ये भी चेनाब नदी के किनारे ही हुई थी। तो चेनाब नदी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए तो इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर इन सब के लिए चेनाब नदी पर रिलाई करता है। तो अगर पानी रोका गया है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगला जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू एन अपॉइंटमेंट हुआ क्या है संजय जायसवाल जिनको चेयरपर्सन के रूप में डिक्लेयर किया गया है एस्टीमेट कमिटी का। ये बीजेपी के एमपी हैं संजय जायसवाल इनका नाम है। इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन एस्टीमेट्स फॉर 2025-26 इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा ऐसा काम किया गया है। एस्टीमेट कमिटी आप सभी को पता होगा एस्टीमेट कमिटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और जितने भी मेंबर्स इस कमेटी का पार्ट होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा मेंबर होते हैं। साथ ही इस कमेटी का जो टेन्योर है वो 1 साल का होता है। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि बजट वगैरह को स्क्रूटनाइज करने का काम करती है और ये देखती है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। राइट तो हमें क्या याद रखना है एस्टीमेट कमेटी के बारे में क्योंकि जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं उन सब में सबसे बड़ी कमिटी सबसे जो लार्जेस्ट कमिटी है वो सबसे लार्जेस्ट कमिटी एस्टीमेट कमिटी को ही कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और आपको रेशियो भी याद रखना है कि ये 30 के 30 मेंबर लोकसभा से बिलोंग करते हैं। अपॉइंट कौन करता है चेयरपर्सन को इसके? तो हमारे स्पीकर लोकसभा के जिनका नाम है ओम बिरला। साथ ही एक और कमिटी का अपॉइंटमेंट एक और कमिटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है वो कमिटी है पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। ये भी पार्लियामेंट्री कमिटी ही है। इनमें चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है तो बीजेपी के एमपी जिनका नाम है बैजयंत पांडा। इन्हें ओम बिरला जी ने एज अ चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के रूप में अपॉइंट किया है हमारे स्पीकर ने किया है। साथ ही पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में अगर आप देखोगे तो टोटल 22 मेंबर होते हैं जिनमें से 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ये लोग रिपोर्ट्स अकाउंट्स जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज के हैं उनको एनालाइज करते हैं और कैग की जो भी रिपोर्ट है कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट तैयार की है अबाउट पीएसयूज उनको एनालाइज करते हैं और सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में। तो ये हो गए 2 अपॉइंटमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मेंबर्स इसके पार्ट रहे ये भी पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से इनके नाम याद रखने हैं। अंडरटेकिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो कौन बने? बैजयंत
पांडा जी और एस्टिमेट कमेटी के कौन बने? संजय जायसवाल। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ व्हिच इज़ रिलेटेड टू आवर नेचर, एम फॉर नेचर। अर्थ डे मनाया गया। आप सभी को याद है कब मनाया गया था अर्थ डे? 22nd ऑफ अप्रैल को। उस दिन पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं एफएओ, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम, रोम विच इज कैपिटल ऑफ इटली। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लॉन्च किया है एम फॉर नेचर। क्या मतलब है इसका? क्या फुल फॉर्म है? एक्सेलरेटिंग इनोवेशन मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन इनिशिएटिव 7 मिलियन यूरो इन फंडिंग फ्रॉम यूके गवर्नमेंट। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्सेलरेटिंग इनोवेशन मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। ये जो इनिशिएटिव है यूके की गवर्नमेंट यानी कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने 7 मिलियन यूरोज दिए, इसकी फंडिंग दी है ताकि नेचर को किसी भी तरीके से रिस्टोर किया जाए, मॉनिटर किया जाए। राइट, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को याद होगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं? अपने नेचर को रीस्टोर करने पे फोकस किया जाए, ऐसा यहाँ पर प्रोटोकॉल वगैरह जब साइन हुआ था तो डिक्लेयर किया गया था। क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं इसके अंडर में? तो एआई को यूज करके बेटर करा जा सकता है। सैटेलाइट डेटा को कलेक्ट करके और ज्यादा बेटर की जाती का मतलब सॉरी बेटर की जा सकती है चीजें। क्लाउड कंप्यूटिंग करके बेटर की जा सकती हैं चीजें। ये जो एम फॉर नेचर है, ये हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, वाटर रिटेंशन को बताएगा कि किस तरीके से हम वाटर को और ज़्यादा कम यूज़ कर सकते हैं और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस करेगा। दिस इज़ ओवरऑल द इनिशिएटिव एम फॉर नेचर। तो नाम से आपको बखूबी पता चल रहा है कि ये नेचर के लिए ही कुछ किया गया है। बट हमें क्या याद रखना है? इसे एफएओ ने लॉन्च किया है और फंडिंग किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने की है। कितनी फंडिंग की है? 7 मिलियन यूरो की फंडिंग की है, ये याद रखना है। क्योंकि पूछा जाएगा एम फॉर नेचर अभी हाल ही में न्यूज़ में एक इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया रोम, इटली में है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ व्हिच इज़ रिलेटेड टू अ पोर्ट जिसका नाम है विज़िंगज़म पोर्ट, नॉट विज़िंघम, एक विज़िंघम भी है, ये विज़िंगज़म है। विज़िंगज़म वो जो पोर्ट है, ये पोर्ट इंडिया का सबसे पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब बन चुका है। इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो पोर्ट है ये लोकेटेड है केरला के कोस्ट पे, दैट इज अरेबियन कोस्ट। और ये जो पोर्ट है, अब यहाँ पर क्या होगा? हम लोग फॉरेन पोर्ट्स पे डिपेंड करते थे, बड़ी बड़ी शिप्स जो है ना वो हमारे पोर्ट्स पर आ नहीं पाती थी क्योंकि हमारा पोर्ट उतना ज्यादा वाइड था नहीं। पर अब ये जो विजिंगजम पोर्ट है ये ट्रांस शिपमेंट हब बन चुका है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी ट्रांस शिप्स आ सकेंगी, अनलोडिंग हो सकेगी। इससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, ट्रेड की इफिशियंसी बढ़ेगी। और जो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सागरमाला प्रोग्राम, ये उसको सपोर्ट करेगा। साथ ही ये पोर्ट ये प्रॉमिस करता है कि इकोनॉमिक गेन में ये हेल्प करेगा। अगर इस तरीके के पोर्ट्स और भी डेवलप होंगे तो डेफिनेटली जॉब क्रिएशंस होंगे और हमारा जो मैरीटाइम इंडिया का विजन है 2030 का, वो फुलफिल हो जाएगा आने वाले टाइम में। हमने जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। कितना इसमें लागत लगा? 8900 करोड़ की लागत लगी। करंट इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 मिलियन कंटेनर्स पर एनम को हैंडल कर सकता है ये पोर्ट। लेकिन प्लान क्या किया गया है? 7.4 मिलियन कंटेनर्स एक साल में ये हैंडल करे। करेंटली तो ये 1 मिलियन कर पाएगा, पर आने वाले टाइम में इसकी कैपेसिटी बढ़ा करके 7.4 मिलियन करी जाएगी। तो आप याद रखना विजिंगजम पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? केरला के कोस्ट पर। केरला के कोस्ट को हम लोग मलाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। केरला के कोस्ट को हम लोग मलाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो अरेबियन ओशन वाले साइड पर ये लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज विजिंगजम, ये इंडिया का पार्ट है ना, ये यहाँ पे विजिंगजा में अगर आप सोचो यहाँ पर ही हमने ये डेवलप किया है तो जो ये पूरा मेडिटेरेनियन वाला रूट है, यूरोपियन कंट्रीज से भी अगर कोई शिप आ रही होगी बड़ी बड़ी कार्गोज वगैरह, तो वो डायरेक्टली यहीं पर चीजें आ पाएंगी और यहीं पे हम अनलोड कर लेंगे तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बच जाएगा। राइट, तो इसी वजह से ऐसा काम किया गया। पहले हमें फॉरेन पोर्ट्स की मदद लेनी पड़ती थी,
वहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे जो शिप्स थे बड़े-बड़े उनको अनलोड करवाना होता था, पर अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ एक टर्म के साथ जुड़ी है दैट इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। आखिर ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है? हाल ही में एक समिट चल रही थी आप कह लो वेव्स 2025 कहाँ पर? मुंबई में। हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक टर्म को कॉइन किया है दैट इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर होती क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी को हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। ऐसी इकोनॉमी जो कि कल्चर, आर्ट, मीडिया, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आती है। मतलब आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उसको दिखाओगे। आप अपनी आर्ट के टैलेंट को यूज़ करके कितना अर्न कर सकते हो। मीडिया के थ्रू कौन कितना अर्न कर सकता है, कल्चर दिखा के कितना कौन अर्न कर सकता है। सो दीज़ आर ऑल ऑरेंज इकोनॉमी, राइट? तो ये एक नया टर्म जनरेट हुआ। साथ ही ये जो वेव्स है इसका फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनिंग समिट जो कि 2025 में मुंबई में कंडक्ट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अटेंड किया था और वहां पर एक नया टर्म दिया था दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। तो अगर आपसे कभी भी सवाल बनता है कि व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी तो ऑरेंज इकोनॉमिक देख करके घबराइएगा नहीं। ऑरेंज इकोनॉमी का कुछ और मतलब नहीं है, बस आपका टैलेंट कल्चर जिसके थ्रू आप कुछ अर्न कर सको, राइट? वही ऑरेंज इकोनॉमी कही जाती है। साथ ही हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, सबको पता है। तो अगर लोग अपने अंदर की क्रिएटिविटी को समझ पाएँ, तो डेफ़िनेटली मीडिया के फ़ील्ड में, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। ये कमी और ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं अगर आइडेंटिफ़ाई हो जाए, तो लोग और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं इस फ़ील्ड में। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ जो कि इंडिया-पाकिस्तान टेंशन्स के बारे में है। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, इसमें इंडिया-पाकिस्तान का आज़ादी से लेकर के अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर मेंशन की गई हैं स्टेबल। 1947-48 जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, तभी सबसे पहली बार कश्मीर को लेकर के वॉर हुई थी इंडिया-पाकिस्तान के बीच में, कि आखिर कश्मीर किसका पार्ट होगा। 1965 में दूसरी बार पाकिस्तान के साथ अ, वॉर हुई जस्ट बिकॉज़ कि पाकिस्तान की ओर से फिल्ट्रेशंस हो रहे थे कश्मीर में। 1971 में इंडिया ने सपोर्ट किया और नया एक देश बनकर के उभरा दैट इज़ बांग्लादेश लिबरेशन और उसके बाद साइन हुआ 1972 में शिमला एग्रीमेंट, राइट? 1990 वॉ 1999 में हुई कारगिल वॉर, जिसमें पाकिस्तानी ट्रूप्स ने इंडिया के बहुत सारे हाई जो पीक्स थे, उनको ऑक्यूपाई कर रखा था, बट इंडियन मिलिट्री ने बहुत ही मुँहतोड़ जवाब दिया और उसमें जीत दर्ज की। 2001 से 2008 तक के बीच में आप अगर देखो तो पाकिस्तान के द्वारा पार्लियामेंट पे अटैक हुए। मुंबई में अटैक 26/11 वाला हम सभी को पता है। एलओसी की जो हॉस्टिलिटीज़ थी, कंटिन्यू इन्फिल्ट्रेशन चलता रहा है पाकिस्तान की ओर से। 2016, 2019 आप सभी को पता है उरी का अटैक, पुलवामा का अटैक जो कि पाकिस्तान के साइड से हुआ, उसके बदले में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, बालाकोट स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान में घुस करके लोगों को मारा, है ना? पाकिस्तान में घुस करके वहाँ के जो टेररिस्ट थे उनके बेस कैंप्स और उन्हें खत्म किया। 2025 का आप तो रिसेंट का है पहलगाम टेरर अटैक, जिसके रिटेलिएशन में इंडिया ने कई सारे एयर बेसेस को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के। ऐसा जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया गया। तो जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ इसमें 26 लोगों की डेथ हुई, 26 सिविलियंस की डेथ हुई जो कि टूरिस्ट थे। इसके बदले में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, स्पेशली डेडिकेटिंग टू दोज़ वुमेन्स जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया था इस हमले में। साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसके तहत इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके वाले रीजन में जितने भी टेरर बेस कैंप्स थे, उनको खत्म किया। साथ में अगर कहीं भी वॉर वगैरह होती है, तो आप सभी को पता है कि वॉर वगैरह के चक्कर में जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन होती है। तो 0.5 से लेके 1.2% तक की जीडीपी डाउन हुई है। साथ ही इंडिया जो रिटेलिएट कर रहा है, कंटिन्यू क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट चल रहा है, तो आप सभी को पता है बहुत सारे स्टेट्स जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, लाइक गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सभी एरियाज़ में टेंशन्स का माहौल चल रहा है, राइट? उसके बाद आप सभी को पता चला कि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9th ऑफ मई की रात को ऐसा एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज़ फायर एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है और ये अनाउंसमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर विक्रम मिस्री जी ने किया था, राइट?
और उसी के कुछ देर बाद आप सभी को पता चला था डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ट्वीट करके ये चीज़ कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान ने सक्सेसफुली सीज़ फायर साइन कर लिया। लेकिन उसी के कुछ ही घंटों बाद आई थिंक 1 या 2 ही घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से फिर से फायरिंग हुई थी भारत के ऊपर, ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए गए थे, जिसका सक्सेसफुली इंडिया ने जवाब दिया भी था। तो सीज़ फायर साइन तो हुआ, फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारे तुरंत बताया कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इवन डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि इंडिया ने, पाकिस्तान ने, दोनों ने मिलकर के फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर साइन किया बट उसको तुरंत वॉयलेट कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। काफ़ी लंबी बातचीत चली थी, यूएसए इसमें मीडिएटर रहा था, पर एज़ सच कोई यहाँ से आउटकम निकल कर के आया नहीं। सीज़ फायर के जस्ट बाद आप सभी को ड्रोन अटैक्स देखने मिलेंगे इस तरीके से। वापस से ब्लैकआउट पूरा कर दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर के अंडर में। और जम्मू एंड कश्मीर के सीएम ने भी ये चीज़ कन्फर्म की कि सीज़ फायर साइन करने के जस्ट बाद एक्सप्लोजन्स वगैरह सुनाई दिए हैं श्रीनगर में। और फिर पूरी तरीके से श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया गया ताकि उन ड्रोन्स वगैरह को डिटेक्ट करने में हेल्प मिल सके। और फिर इंडिया ने रिटेलिएट किया, उन सारे ड्रोन्स को ध्वस्त किया। इवन आप सोच लो कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा हाई रेंज की मिसाइल्स लॉन्च कर रहा था कि उसका टारगेट था दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम को उड़ाने का। अरुण जेटली आप सभी को याद है, जो कि जिसे हम फिरोजशाह कोटला मैदान के नाम से भी जानते हैं। बट एनी हाउ उसे सिरसा में ध्वस्त किया गया, सिरसा व्हिच इज़ इन हरियाणा। वहाँ पर हमारे इंडियन फोर्सेस के द्वारा उस मिसाइल को ध्वस्त किया गया। तो आप सोचो कि पाकिस्तान कहाँ तक घुस रहा है। पाकिस्तान ने इवन उधमपुर तक में मिसाइल लॉन्च की थी। उधमपुर जो कि माता वैष्णो देवी के आगे है, वहां से मिसाइल क्रॉस करके गई वहां तक, फिर उसे हवा में डिस्ट्रॉय किया गया। तो इंडिया रिटेलिएट तो कर रहा है बट पाकिस्तान की हिम्मत तो आप देखो, पाकिस्तान कहाँ तक घुस रहा है। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी। उसी के बीच वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, इन्होंने विजिट किया उत्तर प्रदेश को 9 ऑफ मई को। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा, इन्होंने यूपी को विजिट किया था। यूपी में भी कहाँ पर? यूपी की कैपिटल लखनऊ में इन्होंने विजिट किया। वहां पर इन्होंने टेक होम राशन टीएचआर प्लांट को विजिट किया, जो कि लोकेटेड है चिन्हट ब्लॉक में। साथ ही बी कीपिंग सेंटर जो कि राजौली और बाराबंकी में लोकेटेड है, वहां पे भी विजिट किया। 8 मई को इन्होंने मुलाकात की थी पीएम नरेंद्र मोदी जी से न्यू दिल्ली में, और उसके बाद 9 ऑफ मई को ये यूपी चले गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से इन्होंने मुलाकात की। और यहाँ पर क्या किया? ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का जो एरोस्पेस सेंटर है, ब्रह्मोस आप सभी को पता है कि एक मिसाइल है, जो कि रशिया से ये टेक्नोलॉजी ली गई है और इंडिया से डेवलप करेगा। तो ब्रह्मोस का एरोस्पेस सेंटर लखनऊ में बनाने की बात कही गई है और इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। जब ये आए थे इसी टाइम ये चीज़ की गई। नाउ वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंसिंग और एडवाइस देता है कि किस तरीके से नेशंस डेवलप कर सकते हैं अपने यहाँ पर। और इस वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था 1944 में। कौन से एग्रीमेंट के अंडर में? ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी में। साथ ही वर्ल्ड बैंक का जो भी हेड बनता है वो केवल और केवल अमेरिकन हो सकता है। ये जो अजय बांगा जी आपको दिख रहे हैं करेंटली, ये इंडो अमेरिकन है। इनको हेड बना दिया गया है और इन्होंने यूपी विजिट किया था। राइट, तो मैंने सारी चीज बता दी कहाँ पे इन्होंने विजिट किया था और क्या क्या चीजें की थी। अगली न्यूज़ अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए। तो ये चीज़ कन्फर्म की गई प्रेस ब्रीफिंग में, हमारी जो फोर्सेस थी उनके द्वारा, कि पाकिस्तान ने टर्किश मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया इंडिया पे अटैक करने के लिए। उस ड्रोन का नाम क्या है? सोनगर ड्रोन। ये पाकिस्तान ने परचेज किया था, करीबन 300 से 400 ड्रोन्स इस तरीके के पाकिस्तान ने परचेज किए थे टर्की से। और अब आप सोच लो, इंडिया ने टर्की की हेल्प की थी। जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए थे, तो वहां पर इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त, ये सोच के कि टर्की हमारा दोस्त है। बट टर्की ने किस तरीके से धोखा दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। पाकिस्तान ने इनसे ड्रोन खरीदा और वही ड्रोन इन्होंने इंडो पाकिस्तान वॉर में यूज किया। इवन लेह से लेके सर क्रीक तक की पूरी लोकेशन में इस ड्रोन को यूज किया गया। हालांकि इंडिया ने रिटेलिएट करके इस ड्रोन्स को मार गिराया बट स्टिल यूज तो किया गया। इंडिया ने तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, मेडिकल एड, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की थी, बट उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो ड्रोन है, क्या 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 बोलते हैं कि क्वालिटीज हैं इन ड्रोन्स की, वो भी आप जान लो।
ये जो ड्रोन्स हैं ये 45 केजी का वेट कैरी कर सकते हैं, 35 मिनट तक फ्लाई कर सकते हैं, रेंज है इनकी 10 किलोमीटर, डुअल कैमरा इनमें लगा हुआ है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है और इसे डेवलप किया है एसएस गार्ड कंपनी टर्की के द्वारा, राइट? टर्की की कैपिटल है अंकारा, ये मिडिल एशिया की कंट्री है और इसकी करेंसी है लीरा, राइट? तो इंडिया कितनी भी हेल्प कर ले, बट आप देख सकते हो कि बैक साइड से पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, वो तो पता चल ही गया। अगली न्यूज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बनने वाली है पहली ऐसी भारतीय प्रधान नहीं, राष्ट्रपति जो कि सबरीमाला टेम्पल को विजिट करेंगे। ये जो सबरीमाला श्री अयप्पा टेम्पल है ये लोकेटेड है केरला में। द्रौपदी मुर्मू जी भी जो होंगी, शी विल बी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि 19 ऑफ मई को इस टेम्पल को विजिट करने वाली है। ये जो सबरीमाला टेम्पल है ये लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। साथ ही यहाँ पे एक बोर्ड है द त्रवणकोर देवास्वम बोर्ड, ये मैनेज करते हैं इस मंदिर को। यूजुअली क्या होता है यहाँ पर ना फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं, 10 से लेकर के 50 साल की जो लेडीज या गर्ल्स होती हैं जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे होते हैं उन्हें इस टेम्पल में एंट्री अलाउड नहीं है। बट हमारी प्रेसिडेंट होने वाली है फर्स्ट ऐसी इंडियन प्रेसिडेंट जो कि सबरीमाला टेम्पल को विजिट करने वाली है कब, 19 ऑफ मई को। तो वहां जाकर के अगर कुछ चीजें लॉन्च करेंगी तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे जब ये वहां पे जाएंगी तब। अगली जो न्यूज है एक फेस्टिवल से जुड़ी हुई है जिस फेस्टिवल का नाम है देवी लाईराई जात्रा। ये जो फेस्टिवल है ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर, वहां पे एक टेम्पल है लाई राई टेम्पल, वहां पर एनुअल बेसिस पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जिसमें आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होगे ये अंगारे हैं, राइट? इस अंगारे पे लोग नंगे पांव चलते हुए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पे चलने से नंगे पांव आपके जो सारे पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। 6 दिनों का ये फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, गोवा में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, नीचे वाली इमेज में आप देखो यहाँ पर स्टैम्पेड हो गया था यानी कि भगदड़ मच गई थी, राइट? और भगदड़ जब मची इस फेस्टिवल के टाइम पे तो 7 से 8 लोगों की डेथ हो गई, 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। तो अगर क्वेश्चन बनता है आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि देवी लाईराई जात्रा जो फेस्टिवल है जहां पर स्टैम्पेड हुआ था ये कहाँ का फेस्टिवल है। साथ ही गोवा में और भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, सनबर्न फेस्टिवल, साओ जाओ फेस्टिवल, चिकल कालो फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल, ये सारे गोवा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। गोवा जिसकी कैपिटल क्या है, पानाजी, है ना? इंडिपेंडेंस से पहले यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन बना था, गोवा। और इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला स्टेट कौन बना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च करने वाला जो देश कह रही हूँ, स्टेट है, वो है उत्तराखंड, राइट? नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं HDI। इंडिया की रैंकिंग रही 2025 की 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो रैंक याद रखना, इंडिया कहाँ पर है, 130th पोजीशन पे है। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है नॉर्वे, राइट? ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। साथ ही पहली बार ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च किया गया था 1990 में और महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने ये HDI जो इंडेक्स है इसे सबसे पहली बार ऑथर किया था। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है? तो पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपको याद रखना है टोटल 3 की डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे HDI को रिलीज किया जाता है और इस बार की रैंकिंग क्या है 2025 की, 130। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू 72nd मिस वर्ल्ड पीजन। हाल ही में 72nd नंबर का जो मिस वर्ल्ड का पीजेंट है ये हैदराबाद 2025 में होस्ट करने वाला है। 2024 की जो मिस वर्ल्ड थी क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रही है, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। ये अपना क्राउन अपने सक्सेसर को देंगी इस इवेंट के एंड में, जो भी मिस वर्ल्ड बनेगा उसे। तो कहाँ पर इसे कंडक्ट किया जा रहा है, हैदराबाद में।
हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है तेलंगाना में, वहां पर इसका आयोजन 10 मई से लेके 31 मई तक किया जाएगा। लास्ट वाला एडिशन भी जान लो, 71 नंबर का जो एडिशन है वो मुंबई में कंडक्ट कराया गया था, जहां पर क्रिस्टीना ने इस टाइटल को जीता था। अब अपने भारत से कितने लोग रह चुके हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो सबसे पहली रीता फारिया, जिन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। ऐश्वर्या राय 1994 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने ईयर 2000 में ये टाइटल जीता। 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी और 2017 में मनुषी छिल्लर, इन्होंने जीता मिस वर्ल्ड का टाइटल। याद रहेगा? अगली एंड थोड़ी सैड वाली न्यूज़ भी है, थोड़ी अच्छी वाली भी न्यूज़ है। जो क्रिकेट के फैन्स हैं, डेफिनिटली जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं, उनके लिए थोड़ी दुखद न्यूज़ है। रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट्स। इससे पहले इन्होंने टी20 जो इंटरनेशनल्स था, उससे ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया है, जब इंडिया ने जीता था टी20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। ये एज़ अ कैप्टन वहाँ पर इन्होंने खेला था। तो ऑलरेडी इन्होंने टी20 वाले जो इंटरनेशनल वाला फॉर्मेट है, उससे रिटायरमेंट ले ली थी, पर अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। ये रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने टोटल कितने रन्स बनाए हैं? 4301 रन्स। कितने टेस्ट मैचेस खेले? 67। 18 हाफ सेंचुरीज, 12 सेंचुरीज लगाई हैं ओवर द ईयर। इनका बेस्ट स्कोर रहा है 212, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रांची में अक्टूबर 2019 में बनाया। बीसीसीआई जो कि क्रिकेट इंडिया में कंडक्ट कराने का काम करते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिनी। आईसीसी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में लोकेटेड है। इसे फॉर्म किया गया था 1909 में। और अब तक के सबसे यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट जो कि काम कर रहे हैं आईसीसी के हेड के फॉर्म में, उनका नाम है जय शाह। नेक्स्ट एंड अगेन एक मेरी बहुत ही सैड वाली न्यूज, विराट कोहली ने भी रोहित शर्मा के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट्स। 14 साल का पूरा इनका करियर रहा है। इन्होंने 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं। कोहली ने अपना डेब्यू 2011 में किया था और इनके टोटल रन रहे हैं 9230 रन। 30 सेंचुरी बनाई है, 31 हाफ सेंचुरीज बनाई है। तो कुडोस टू देम, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली ने भी टी20 वाला जो फॉर्मेट था, उससे रिटायरमेंट पहले ही ले लिया था इंटरनेशनल वाले क्रिकेट से, जब रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। और अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। और जो बच्चे कुछ टी20 वाले मैचेस है वो आई थिंक ये लोग खेलेंगे, बट इंटरनेशनल वाला नहीं खेलेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम पूरा जो हफ्ता का इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ेस थी, उसको मैंने यहाँ पे रखा था। और जो छुटकू-फुटकू वाली न्यूज़ेस है, वो धीरे-धीरे हम लोग डेली जब कवर अप करेंगे ना, तो उसमें पढ़ लेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ें कवर अप हो जाएँगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड इसी तरीके से आप बने रहें, सेशन को देखते रहें। सेशन अच्छा लगे तो आप बताया करें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में।